नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत इससे पहले हमने इसके बाल विकास और हिंदी के 30 और 30 यानी टोटल 60 प्रश्न देखे थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत पर्यावरण और संस्कृत के 30 और 30 यानी टोटल 60 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर जो है 121 से। 121 प्रश्न आपका है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन जो है अधिकतर हिलाते हैं, अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं और इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। सीटेट में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पर यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, जिसके कारण वे इधर-उधर देखने के लिए क्या करते हैं, गर्दन जो है वो घुमाते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो कि संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी जो डिब्बे हैं उसमें संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या फिर रेफ्रिजरेटर में जो है वो संचित करना। तो आप सभी जानते हैं अचार और आम पापड़ बनाकर जो है, जो आम है उसको लंबे समय तक सुरक्षित जो है वो रखा जा सकता है। अगला है 123 प्रश्न, केरल के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए, मैप की स्थिति अवश्य आपको पता होना चाहिए। सीटेट में तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपसे मैप से पूछा ही जाता है। यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका केरल के निकटवर्ती जो राज्य है उसमें कर्नाटक और तमिलनाडु जो है आपका आता है। केरल जो है दक्षिण भारत का राज्य है, राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 124 प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट जो है उसके बारे में सही कथन जो है वो चुनिए। पहला कह रहा है ये नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी है उसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा कह रहा है कि ये भारत का जो है वो भाग है और इसकी चोटी जो है की ऊंचाई 9,850 है। तीसरा ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9,850 है। और चौथा है ये जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो लंबाई जो दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है मीटर वाली, वो गलत दे रखी है। बाकी ए ऑप्शन ही सही होगा। नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 8,900 नहीं है, 8,848 मीटर है, जिसको 8,850 भी लिखा रहता है। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। बाकी ए वाला ऑप्शन सही है, नेपाल के भाग के अंतर्गत जो है आपका ये आएगा। 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, लैमार्क या फिर डार्विन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से, जनक के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो अरस्तु जो है इनको जीव विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक जाना जाता है। और थियोफ्रेस्टस जो है उनके संदर्भ में पूछा जाता है। जब आपसे क्या पूछा जाएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस जो है, इनको जो है वो जाना जाता है। और जो विज्ञान है उसमें जब आपसे आधुनिक पूछ लिया जाए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 126 प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी आपको बताना है, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो चील, बाज और गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है। 127 प्रश्न है, मधुमक्खी जो पालन है उसके विषय में सही कथन आपको पूछना है। यहाँ पर आज जो सेट है इसमें ईवीएस के क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको सीटेट के भी देखने को मिल रहे हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च का है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी जो है वो खरीदी जाती है। बताना आपको है सही कौन सा है। ऊपर लिखा है ना, सही कथन चुनिए। तो 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या केवल 2 और 3 या केवल 1 और 4। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों सही हैं। पहला वाला यहाँ पर गलत है,
कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है, ये आपका गलत है। क्योंकि जो मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है, अच्छा समय माना जाता है, वो अक्टूबर और नवंबर का माना जाता है। तो ए वाला यहाँ पर जो है वो गलत है। जनवरी से मार्च नहीं होगा, अक्टूबर से नवंबर आपको याद रखना है। और अगर बात करें जब पहला गलत हो गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो ए वाला ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 128 प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में भी मदद करती हैं? स्थायी, त्वचीय या फिर मेरिस्टेमेटिक या फिर प्रौढ़? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आपका सी वाला ऑप्शन मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम क्या कहते हैं, विभ ज्योतकी कहते हैं हिंदी में। विभ ज्योतकी कोशिकाएं ये जो होती हैं, ये पौधे के विभिन्न भागों को जन्म देती हैं, पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। और विभज्योतकी ऊतक भी 3 टाइप के होते हैं, एक शीर्षस्थ विभज्या होता है, एक पार्श्वीय विभज्या होता है, एक अंतर्वेशी विभज्या होता है। 129 प्रश्न नीचे दिए गए कौन-कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, या फिर आपका डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, और ट्रेन का नंबर और नाम, ये स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, और लास्ट पॉइंट अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो आपको बताना है इनमें से जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं कौन-कौन से जो है वो सही होंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है सभी सही होंगे। तो सभी वाला आप देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो 1 भी सही है आपका, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है। तो बी और सी दोनों आंसर होंगे। क्योंकि आप देखते हैं टिकट से आपको बुक करने की तारीख, समय, यात्रा ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। बर्थ नंबर, ये किराया ये सब पता चलता है। नाम, आयु, लिंग ये भी उसपे लिखा रहता है। ट्रेन का नंबर और नाम ये तो ज़रूर लिखा होता है और कहाँ पहुँचना है उसकी तारीख और समय भी लिखा रहता है। ये सभी चीज़ें होती हैं। सभी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएँगे, बी और सी दोनों। 130 प्रश्न है गैर हनित हरित वनस्पति में इनमें से कौन किसकी कमी जो है वो होती है? क्लोरोफिल की, लाइकोफिल की, साइनोफिल की या फिर फोटोट्रोपिज्म की? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो क्लोरोफिल आपका जो है वो सही होगा। जो वनस्पति हरी नहीं होती है उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। क्लोरोफिल पर्णहरित जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा भोजन बनाने में जो है वो हेल्प करता है। 131 प्रश्न है भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई जो है उसका पूरा नाम क्या है? कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये जो है वो सही होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और 1964 में इससे अलग होकर ही सीपीआई जो है वो एम जो है वो बनी थी। जो कि यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। 132 प्रश्न है महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर, संसद के सदस्य के, विधानमंडल के सदस्य या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव? आंसर की बात करते हैं तो भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव है ये आपका जो है वो सही होगा। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। अगला प्रश्न 133 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों? आप जानते हैं कि जो आपका संसद होता है वो इन तीनों से ही मिलकर बना होता है, तो तीनों ही आपका जो है आ जाएगा इसमें। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, द्विसदनीय व्यवस्था है। लोकसभा लोगों का सदन होता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 134 कि कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन जो है वो चुनिए। कांसा एक तत्व है, तो आप क्या कहेंगे कि कांसा एक तत्व नहीं है, ये एक मिश्र धातु है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। कांसा तांबा और जस्ता जो है इसकी मिश्र धातु है, तो आप कहेंगे ये भी नहीं सही है। सी वाला आपका सही है क्योंकि कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है आपको, काटता। तो कैसे याद रखेंगे? का से कांसा, ता से टिन और ता से तांबा। काटता वर्ड याद रखिए कि कांसे से कोई चीज आप काट रहे हैं, ऐसे याद रखिए। तो आप इसमें
किसकी प्रेजेंस होती है वो भी आप याद रख सकते हैं। एक मिश्र धातु होती है, तो बस सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गोलकुंडा के किले में जो मिली तोप है उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। 135 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष जो है वो होता है? बताइए, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, कैबिनेट सचिव होता है या फिर आपका वित्तीय सचिव होता है? कौन सा इनमें से सही होगा? वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति सही हो जाएगा। भारत का कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति जो है वो होता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और संघ के सभी कार्यपालक जो कार्य हैं उनके नाम ही से जो है वो किए जाते हैं। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 53 जो है अनुच्छेद, इसके अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उसमें जो है वो निहित होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारतीय जो सशस्त्र सेना है उनके सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। अगला प्रश्न 136, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, गहिर है या ऊंचे पहाड़ है, मतलब ये एक ऑप्शन हो गया। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल पथ सतह, और चौथा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि वहां पर पानी नहीं है। और क्या नहीं है? गहरे गहरे गड्ढे भी हैं जो आप देखते हैं बहुत से पेपर में न्यूज़ निकला करती है। तो ए वाले में देखिए लिखा हुआ है पानी नहीं, गहरे गहर और ऊंचे पहाड़। चंद्रमा जो है उससे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला। इसकी जो सतह है उसमें ही कहीं पर गहरे ज्वालामुखी हैं, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं। अच्छा, एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा पर पृथ्वी है उस पर चंद्रमा पर जो पृथ्वी ग्रह है उस पर पाया जाने वाला जो गुरुत्व है उसका 1/6 भाग गुरुत्व चंद्रमा पर देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे गुरुत्व तो होता है परंतु पानी नहीं होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। 137 प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध जो है वो विकसित करना। अभिभावक और शिक्षक की बात की गई है। अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य। दूसरा कह रहा है एक दूसरे की कमियां उजागर, बिल्कुल गलत होगा। विद्यालय में हो रहे जो क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में जानकारी साझा करना, तो ये एक हो सकता है। डी कह रहा है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। डी एकदम आपका बिल्कुल सही होगा। क्रियाकलाप आप चर्चा कर सकते हैं पर उतना महत्व नहीं है। जो मेन उद्देश्य है अभिभावक और शिक्षक में जो है अभिभावक और शिक्षक के बीच में जो अंतः क्रिया होगी, मेन उद्देश्य वही है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। पुनर्बलन मैंने बताया भी आपको क्लास में। 138 प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षिका हैं उनके पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? अनियमितता के कारण पता करना और जो समीर है उसको परामर्श देना, यही सबसे सही है होगा। बी कह रहा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक जो है उसके लिए नोट लिखना, बिल्कुल नहीं। अगर अभिभावक को आपने नोट लिख रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। प्रधानाचार्य ने आपको खुद ही रखा है कि वो बच्चे की आप देखभाल करें, आप प्रधानाचार्य को क्यों लिखेंगे? उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, बिल्कुल गलत है, ए वाला ही सही होगा। 139 प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल जो है वो मिला था? ए ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, बी ऑप्शन है मेधा पाटेकर, सी ऑप्शन है ए.के. बनर्जी और डी है सुंदरलाल बहुगुणा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे चिपको आंदोलन से संबंधित है। यही आपका बिल्कुल सही होगा। 140 प्रश्न है, किस देश में से अमेजन नदी जो है वो बहती है? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है कनाडा। तो बताइए कौन सा देश है जिसमें से अमेजन नदी जो है वो बहती है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ब्राजील जो है, ब्राजील के अलावा पेरू, बोल्विया, कोलंबिया, एक्वाडोर, इन सभी से होकर बहती है। पर अगर ये पूछा जाए कि अमेजन नदी आपकी है कहाँ की, तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, पर दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका ब्राजील जो है वो सही होगा, सी वाला ऑप्शन। ये जो है पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकल करके पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है।
अगला देखते हैं 141 प्रश्न कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है, मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पश्चिमी घाट जो है सही होगा। भारत का जो पश्चिमी घाट है उस पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री। तो आपका पश्चिमी घाट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 142 की भारत में जीवों की विविधता के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिकता कक्षाओं के शिक्षार्थियों को स्कूल द्वारा चिड़ियाघर ले जाया जाता है। तो यह किसमें शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? अगर आप खुद सोचिए कि जीवों की विविधता पढ़ाया गया पहले, फिर बच्चों को कहा गया कि चलिए भैया कहाँ, चिड़ियाघर चलिए, तो वहां जो ले जाया गया तो ये बच्चों को किस चीज में हेल्प करेगा? कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, जीवों के प्रति सम्मान जो है वो विकसित करने में। अब सम्मान विकसित करने के लिए हम चिड़ियाघर क्यों ले जाएंगे? पर्यावरणीय और जीव संरक्षण के हेत लिए कुशलताएं विकसित करने के लिए या मजे और मनोरंजन के लिए। अब मजे और मनोरंजन तो मेन एक उद्देश्य है, पर कहीं ना कहीं कोई भी चीज अगर कराई जा रही, कोई क्रियाकलाप कराया जा रहा है, तो वो क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे उससे कुछ सीखे। तो या ए या सी में से कौन सा सही होगा ये आप बताइए। तो जो भी जो पढ़ाया गया है उसको आप वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। जैसे आपने पढ़ा किसके बारे में? हाथी के बारे में, आपने पढ़ा जिराफ के बारे में, आपने पढ़ा सांप के बारे में, आपने पढ़ा बंदर के बारे में। और वही चीज़ जब आप साक्षात रूप से देख लेते हैं, तो क्या होता है और अच्छे से चीज़ों को जोड़ पाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। 143 प्रश्न है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं या कोशिकीय संरचना कहते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ऊतक जो है इसे कहते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसकी उत्पत्ति एक समान हो और एक विशेष कार्य करते हो। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। इसी को हम हिस्टोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 144, सीखना संवर्धित हो सकता है यदि कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए जिससे जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं और शिक्षक उसे सुगम बनाता है। बी ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। सी कह रहा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करता है। और डी कह रहा है कक्षा में आवधिक परीक्षण पर अपेक्षित ध्यान जाता है। तो आपको बताना है सीखना संवर्धित हो सकता है इन चारों स्थितियों में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। इससे क्या होगा? सीखना जो है वो संवर्धित होगा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग। 145 प्रश्न में पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5 या 6? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? यही वाला क्वेश्चन मैंने पूछा भी था आपसे, कहा था नेक्स्ट वाली उस क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। पौधक के ऊतक के दो टाइप्स होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसको हम विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था जिसको इंग्लिश में हम मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो कहते हैं। दूसरा आपका होता है स्थायी ऊतक जिसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो आपके ये दो टाइप्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा पौधों के ऊतक के प्रकार। चाहे तो एक-एक पॉइंट भी याद रख सकते हैं दोनों के बारे में। जो विभज्योतकी ऊतक होता है, मेरिस्मेटिक होता है, इसमें बार-बार सूत्रीय विभाजन होता है। माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, उसकी क्षमता होती है इसमें। और स्थायी ऊतक जो परमानेंट ऊतक होता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसलिए इस कोशिका का रूप और निश्चित आकार जो होता है वो निश्चित रहता है। अगला 146 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है क्विनैन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। क्या ये गलत है? ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बी कह रहा है चावल जो है वानस्पतिक तेल का जो है वो अच्छा स्रोत है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। बी वाला हो सकता हो गलत है। दालों में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल पाया जाता है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। ये तो एकदम सरल है, तो आप ऐसे ऑप्शन काट के भी बी वाले आंसर तक पहुंच सकते थे। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं है। आंसर आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 147 है, गणगौर, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र कहाँ मनाया जाता है? सही मैच करना है, बताना है आंसर इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं गणेश चतुर्थी की जब भी बात होती है तो ये मैच होगा आपका महाराष्ट्र से। तो आपका सेकंड वाला सी वाले से मैच होगा। जब भी बात होती है कलकत्ता की या पश्चिम बंगाल की, तो वो आपका आता है दुर्गा पूजा से संबंधित, इससे मैच हो जाएगा।
बचा आपका राजस्थान, जो कि गणगौर जो है उससे संबंधित है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन सबसे पहले आपने मिलाया बी, उसमें देखिए बी इन दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद आपने मिलाया सी, केवल ए वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 148 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब जो है वो स्थापित किया गया? 1884, 1909, 1896, 1854, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन इनमें से 1884 जो है ईस्वी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग जो है वो उसकी स्थापना जो है वो की गई थी। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 6 या 7? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 6 जो है प्रशासनिक दृष्टि से भागों में वनों को बांटा गया है। वनों में प्रकार मतलब कैसे? जैसे कि आपके सदाबहार वन होते हैं, कटीले वन होते हैं, उस टाइप वाला ही आधार के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है। 150 लास्ट प्रश्न है इस पोर्शन का। इसके बाद हम संस्कृत के प्रश्न देखेंगे। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश के लिए विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरोद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद दलदल में, या फिर गर्म और आर्द्र क्षेत्र में, या फिर शीत क्षेत्र में? तो बताइए, मैंग्रोव जो पादप हैं उनकी तलाश के लिए विद्यार्थियों को कहाँ जाना चाहिए? तो जो लवणोद्भिद दलदल हैं उनमें उगते हैं पादप इस टाइप के, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसको हम डायरेक्ट प्रश्नों के आधार पर ही चीजें देखेंगे। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा भी है इसमें, तो काफी लंबी पंक्ति, इसलिए हम इसको पढ़ना लेकर डायरेक्ट हम आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 61 है, अनुजीव भी के ना वचनीयाः प्रभवा मनुष्या पशवा या गुरुवा? बताइए कौन सा सही होगा? इससे संबंधित ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसमें बताया ही गया है कि कोई कार्य पूरा करने के लिए जो नियुक्त किए गए राज सेवक हैं, उनका ये परम कर्तव्य होता है कि वे दूतों की आंखों से ही देखने वाले जो अपने स्वामी हैं उनको ना ठगें। ये ऊपर जो लाइनें हैं इससे संबंधित उसका अर्थ है। आंसर इन चारों में से गुरवाहा जो है ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। गुरवाहा नहीं, ऑप्शन ए प्रभवाहा जो है ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। बाकी ऊपर आप पंक्तियों में भी देखेंगे तो क्लियर तरीके से लिखा है ना वचनीयाः प्रभवो नुभो जीविवा, इसी का अर्थ मैंने आपको जो है वो बताया, और यही यहाँ पर जो है वो पूछा भी गया है। तो प्रभवाहा आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 92 है कि नपेस्वा मातेषु सदानुकूलेषु सर्व संपदाः किम कुर्वते? इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको सीटेट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यूपी टेट में अधिकतर जो है प्रश्न हिंदी में ही आते हैं, मतलब संस्कृत के प्रश्न होते हैं पर हिंदी में लिखे होते हैं। सीटेट में आपको संस्कृत संस्कृत में ही लिखी देखने को मिलती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? बाकी ऊपर पैराग्राफ में जहां पर ये लाइन लिखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सर्व संपदा से संबंधित। तो ये देखिए लिखी हुई है नपश्य वाली, और सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति। तो आंसर यहाँ पर भी जो है वो रति ही जो है वो सही होगा। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि राजा और मंत्री इसका बहुत अच्छा संबंध होने पर ही राज्य समृद्ध होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 प्रश्न है, भूपति नाम चरितम कीदृशम अस्ति सुबोधम दुर्बोधम निसर्ग दुर्बोधम या निसर्ग सुबोधम? कौन सा सही होगा? कहने का मतलब है कि स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण कहाँ, और अज्ञान से आहत प्राणी कहाँ? आंसर की बात करते हैं तो निसर्ग दुर्बोधम करके ऊपर लाइन दे रखी है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब ऊपर पैराग्राफ ही है, इसीलिए डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। 64 प्रश्न है आपका, कहा अनुजीवना सखी निव प्रीति युजो दर्शयते? चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? तो किरातुर जो नियम से लिया गया है, भारवी के द्वारा रचित है। इसका अर्थ है कि दुर्योधन अब निरंकार होकर सर्वदा निष्कपट भाव से सेवा करने वाले जो सेवक हैं उनको प्रीति मात्र मित्रों की तरह मानता है, ये इसका अर्थ है। आंसर की बात करते हैं तो दुर्योधन के बारे में बात किया गया है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 65 है, निगूढ़ तत्वम किम अस्ति राजनीति धर्म सदाचारा या अत्याचारा? बताइए कौन सा सही होगा? तो निगूढ़ तत्वम नय वर्व विद्वी साम, अर्थात राजनीति में शत्रुओं का नीति मार्ग छुपा हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीति आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन। 66 प्रश्न है,
सावर्णलिंगी विदिता समाययो के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैत वन में गया? तो ऑप्शन एबीसीडी में युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या नकुल। तो आपका आंसर यहाँ पर दुर्योधन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। 67 प्रश्न आपका। अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्णा अस्ति। आपको बताना है इसमें से तालव्य वर्ण कौन सा है, जा है, खा है या फिर अंगा और माँ। इस टाइप से चार ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो जा आपका होगा, क्योंकि आपका सूत्र तालु से संबंधित होता है। ईचु ऐसा नाम तालु, जहां पर चा, छा, जा, झा, इया और आपके जो शा, शा, सा, हा में जो ये वाला शाह है ये वाला आ जाता है। तो आपका आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है। अधो निर्दिष्टेषु कंठ वर्ण अस्ति। कंठ वर्ण आपको इसमें से बताना है, गा, टा, जा या ई। चार ऑप्शन है, गा, टा, जा या ई। बताइए कौन सा सही होगा। तो कंठ वर्ण के लिए आपका सूत्र होता है अकुह विसर्जय नाम कंठा। का, खा, गा, घा, अंगा ये सब आते हैं। इन चारों में देखिएगा तो कौन सा है, तो गा वाला दे रखा है। यही आपका ऑप्शन 68 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 69 कि तालव्येषु अंतर्भवति आ, का, शा या शा दो प्रकार के दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अभी हमने यहाँ पर सूत्र तालु से वर्ड से संबंधित देखा था, वहां पर मैंने बताया कि ये वाला शा जो है उसमें आता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तालु से जब उच्चारण होगा तो ये वाला आपका शा आएगा, इचु सणाम तालु में। जब मूर्धा की बात होगी तो ऋतु से सणाम मूर्धा से ये वाला शा आता है। और दंता की बात होगी लितु लक्षणाम दंता में जो है ये वाला सा आता है दंत से उच्चारण में। और जो ओष्ठ है उसमें आपका जो है, ओष्ठ में आपका इनमें से कोई नहीं आता है। जो आपका हा बच जाता है वो आपका किस में आता है, तो वो आपका कंठ से उच्चारण में आता है। सबसे पहले जो अकुह विसर्जनम कंठा वाला हमने बताया, उसमें अकुह से जो कुह के बाद हा लग रहा है उससे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 सरित शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सरित शब्द जो है आपका ये नदीवाचक शब्द है। कैसा है, नदीवाचक शब्द है। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से आपका स्त्रीलिंग जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। पुल्लिंग जो है शब्द है पुल्लिंग वाचक होते हैं, इनका शब्द रूप पुल्लिंग में चलते हैं। नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग वाचक होते हैं। और आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत बहुत से जो रूप हैं शब्द रूप, उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया था। यहाँ पर आपका सरित शब्द है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न 71 कि नद्याहा रूप विभक्ति वचन का है, किसका है? तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन, द्वितीय बहुवचन या षष्ठी द्विवचन। बताइए कौन सा सही होगा। नद्याहा तो कैसे चलते हैं, नदी नदीम नद्या नद्ये, नद्याहा नद्याहा ऐसे चलते हैं। तो आपका जो नद्याहा है वो पंचमी एक वचन में भी आता है। नदी, नदीम, नद्या, फिर नद्ये, फिर नद्याहा नद्याहा। तो नद्याहा दो जगह आ रहा है, पंचमी एक वचन में भी और षष्ठी एक वचन में भी। तो ये आपका होता है लास्ट में नद्याम होता है। यहाँ पर पंचमी एक वचन है तो बस बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य जितने हैं जैसे तृतीय एकवचन है तो तृतीय एकवचन में नद्या आता है। द्वितीय बहुवचन में आपका क्या आता है, तो नद्यों आता है। नहीं, द्वितीय बहुवचन में तो नदी ही आता है। और षष्ठी जो द्विवचन है इसमें आपका क्या आता है, तो इसमें नद्यों आता है। तो इस टाइप से सभी पता होना चाहिए। 72 प्रश्न है कि राज्ञ जो है वो रूप है, आपको बताना है पंचमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, द्वितीय बहुवचन या फिर तृतीय एक वचन, कौन सा सही होगा। राजा के किस टाइप से चलते हैं ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। राजन के ना चलते हैं, राजा के नहीं राजन के। राजन शब्द रूप में राज्ञो शब्द बनता है, उससे चलते हैं राज्ञा राज्ञो राज्ञाम करके। क्योंकि आपके जो राजा हैं उसके राजा राजानो राजाना करके वो अलग चलते हैं। तो ये जो राज्ञो लिखा है ये राजन के हैं। तो किस टाइप से चलते हैं, आपका जो एक वचन है उसमें राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे राज्ञा राज्ञा और आस में राज्ञी। फिर द्विवचन में हम आते हैं तब आपका कैसे चलते हैं, तो राजानौ राजानौ राजाभ्याम राजाभ्याम राजाभ्याम, फिर राज्ञ हो और फिर राज्ञ हो दो बार आता है। यानी कि षष्ठी द्विवचन में भी आता है, सप्तमी द्विवचन में भी आता है। तो षष्ठी द्विवचन दे रखा है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी अन्य भी आप देख लीजिएगा। 73 प्रश्न है। आज्ञार्थक में प्रयोग होता है, लिट लकार होता है, लट लकार होता है, लंग लकार होता है, लोट लकार होता है। तो आज्ञार्थक में जो है आपका लोट लकार होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोट लकार आपका आज्ञा के अर्थ में होता है। लिट लकार आपका भविष्य काल के सेंस में यूज होता है। यहाँ पर लिट आपको याद रखना है भविष्य। फिर लट की बात करें तो जो लट है ये आपका वर्तमान काल के सेंस में यूज होता है।
और आपका बचा कौन सा? लंग लकार। ये आपका भूतकाल के सेंस में यूज होता है। याद कर लीजिएगा, कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं 74 कि मया पत्रम लिख्यते। ये रूप जो है धातु पद का है, उभय पद या फिर आत्मनेपदी कर्मणि, परस्मय पद, कोई नहीं। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, आत्मनेपदी कर्मणि, ये सही होगा। अगला देखते हैं आपका 75 प्रश्न कि अदत्वे अव्यय कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, अर्थवाचक, कालवाचक, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में जो है वो आएगा। अद्य मतलब होता है आज, इसके अर्थ में आपसे पूछा गया है। आज कल ये सभी क्या है? कालवाचक है, समय बोधक। 76 प्रश्न, अधुना अव्यय किसका जो है वो वाचक है? स्थान का है, समय का है, रीति का है, अर्थ का है, बताइए कौन सा सही होगा? तो अधुना जो है आपका समयवाचक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, समयवाचक अव्यय है। 77 प्रश्न है आपका कि प्रदीप इति पदे कः उपसर्गा? तो प्रदीप में कौन सा जो है वो उपसर्ग है? दीप, दुस, पा या प्रा, बताइए कौन सा सही होगा? प्रदीप में आपका प्रा उपसर्ग है, बस डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और आपका दीप दीप, यहाँ पर जो दीप है इससे शब्द बना सकते हैं आप। दुस से आप दुस प्लस दीप दुष्दीप बना सकते हैं। पा में आप दीप लगा के प्रदीप बना सकते हैं। प्रा में, पा में नहीं। 78 प्रश्न है, भू धातु में कत प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा? भूत्वा, भूय, भूतः, भूति, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका भू धातु में अगर कत प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा भूतः। कत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो कि आपका यूज होता है भूतकाल के सेंस में। कत प्रत्यय का जो ता होता है वो आपका शेष रह जाता है और इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में आपको देखने को मिलता है। भू धातु जो है और कत प्रत्यय का जब योग होता है तो आपका भूतः जो है इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया इसमें तः आपका जो है वो शेष रहता है। 79 प्रश्न है, माधुर्यम में जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो माधुर्यम में आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नपुंसक लिंग जो है सही होगा। ऐसे शब्द जो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, उन दोनों का ही नहीं बोध करा रहे हैं, नपुंसक लिंग में आते हैं। 80 प्रश्न है, कर्मवाच्य की क्रिया सदैव प्रयोग की जाती है परस्मय पद में, आत्मनेय पद में, उभय पद में, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर आत्मनेय पद जो है सही होगा। कर्मवाच्य की जो क्रिया है सदैव सभी लकारों में आत्मनेय पद में होती है प्रयोग में। इस पर बेस्ड ऊपर भी क्वेश्चन भी आया था। 81 प्रश्न है, ताः हसन्ति इति वाक्यम कः कम लिंगम सूचयति? इसमें आपको बताना है कि कौन सा लिंग है। पहला ऑप्शन है पुंस्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम या स्त्रीलिंगम, बताइए कौन सा सही होगा? ताः हसन्ति। आंसर की बात करते हैं तो आपका अर्थ इसका क्या निकलेगा? तो इसका अर्थ निकलेगा वे सब हंसती हैं। ताह मतलब होता है वे सब, ते मतलब साह तौते होता है ना करके, सा मतलब होता है वह, ते मतलब वे दोनों और ताह मतलब वे सब। तो वे सब हंसती हैं, तो आपका स्त्रीलिंग रूप आएगा, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 82 प्रश्न है आपका, इत्युक्तवा का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन है इति प्लस उक्तवा, ये जो है वो सही होगा। इत्युक्तवा जो शब्द है इसमें यण संधि जो है आपकी होगी, ई और उ ये मिलकर आपका या जो है बना रहा है, या में हलंत लगेगा, इस टाइप से आपकी संधि विच्छेद होगी। 83 प्रश्न है, हंसी चा हंसच्चा का समस्त पद क्या होगा? हंसः, हंसः, हंसः या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका हंसौ जो है वो सही होगा, ए वाला आपका ऑप्शन। इसमें एक शेष जो द्वंद्व समास है वो है आपका, ए वाला ऑप्शन सही होगा। 84 प्रश्न है, रक्षकः का विलोम जो है वो क्या होगा? संरक्षकः, संरक्षित, भक्षकः या पोषकः, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो रक्षका मतलब होता है रक्षा करने वाला और भक्षका मतलब होता है खा जाने वाला। तो रक्षक का विलोम भक्षक होता है, सी वाला सही होगा। अगला देखते हैं 85 प्रश्न, पिक बंधु किस शब्द का पर्यायवाची है? आम्र का है, अम्बरम का है, नयनम का है या निशाकराह का है, बताइए कौन सा सही होगा?
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला पिक बंधु शब्द जो है वो आम्र का जो है पर्यायवाची है, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक चीज समझिए यहाँ पर, पिक मतलब क्या होता है? पिक मतलब होता है कोयल, और जो कोयल है उसको आम बहुत पसंद होता है, इसीलिए इसका नाम पिक बंधु जो है वो रखा गया है। तो पिक बंधु आम्र का है। 86 प्रश्न है आपका, कृति का समानार्थी शब्द क्या होता है? कीर्ति होता है, प्रशंसा होता है, रचना होता है, या करने वाला होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन रचना जो है वो सही होगा। कृति का समानार्थी होता है रचना, या फिर कह सकते हैं कोई प्रशंसनीय कार्य है। कीर्ति जो होता है इसका मतलब होता है यश, या कह सकते हैं हम इसे ख्याति। यश हो गया या ख्याति हो गया, या इसी को ही चमक भी हम बोलते हैं। बाकी प्रशंसा आप जानते हैं, तारीफ करना, बड़ाई करना, ये सभी। 87 प्रश्न है, मुनि पर्वत पर रहता है, आपको बताना है इसका संस्कृत में अनुवाद कौन सा इनमें से सही होगा। चार तरीके से दे रखा है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। मुनि पर्वतम आवसति, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुनि पर्वत पर रहता है। अगला प्रश्न है T8, देखते हैं शुद्ध जो है वो क्या है। ऐसा गोपाला, सह राजकाः, सा पश्यामि, या अहम पठति, बताइए कौन सा सही होगा। शुद्ध जो है इनमें से चारों में से क्या है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका जो सह रजकाः है, ये वाला वाक्य जो है वो शुद्ध है, क्योंकि आपका जो कर्ता है कर्म के अनुसार एक वचन का है। ऐसा जो गोपाला है, इस वाक्य में जो गोपाल है वो पुल्लिंग एक वचन का है, तो कर्ता में भी एतत् सर्वनाम पुल्लिंग का एक वचन का ही रूप एस आएगा, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, आना क्या चाहिए ऐसा करके, यानी कि हलंत इस टाइप से लगता है, हलंत नहीं विसर्ग लगता है, वो यहाँ पर नहीं लगा इसलिए गलत है। तब आपका ऐसा गोपाला करके तब जो है वाक्य शुद्ध होता है। स पश्यामि का मतलब, इसमें जो पश्यामि आया है ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, और यहाँ पर शुद्ध रूप क्या बनेगा, यहाँ पर सा की जगह अहम आएगा। अगर यहाँ पर शुद्ध रूप होता तो क्या होता, अहम पश्यामि, इस टाइप से आपका जो है वो बनता। लास्ट वाला जो है अहम पठती है, इसके स्थान पर अहम पठामि जो है वो आएगा। पठती जो है इसकी जगह क्या आएगा, पठामि, इस टाइप से आपका ये तब जो है वो सही होता। तो यहाँ पर ये चारों अशुद्ध हैं, केवल बी वाला जो है यहाँ पर सही है। सेकंड लास्ट प्रश्न है इसका, छंद शास्त्र में लघु गुरु जो है उसके संकेत चिन्ह आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके एस एस दे रखा है, वन एस दे रखा है, एस वन दे रखा है, वन वन करके दे रखा है, तो लघु और गुरु के चिन्ह। आंसर की बात करते हैं, जब लघु की बात आए तब हम इसको इस टाइप से, यानी कि सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। जब गुरु की बात आए तब इसको इस टाइप से एस के जरिए दर्शाते हैं। वन एस किस में है, देखिए बी वाले में है, बस ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छंद में हम मात्रा गिनते हैं ना, आप देखते हैं कि एक मात्रा है तो इस टाइप से खींचते हैं, दो मात्राएं तो इस टाइप से। हम जैसे दोहा में देखते हैं ना कि 13 11, या किसी चौपाई में देख रहे हैं कि उनमें सभी चरणों में समान मात्राएं, तो वो गिनते हैं ना, तो वो गिनने का जो आधार होता है वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। 90 नंबर प्रश्न आपका है कि संभाषण मिदम पठतु, अत्र अध्यापका अध्यापका अथवा भवान कथा पुस्तक मेकम पठितु मिच्छति शिष्य आम अध्यापका आम कृपया। कहने का मतलब क्या है, संभाषण मिदम पठतु, यानी कि जो संभाषण है ये संभाषण पढ़ो। अत्र अध्यापका अध्यापका अथवा अत्र अध्यापकः, यानी कि यहाँ अध्यापक है, अध्यापकः, यहाँ पर अथवा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कथति होना चाहिए। अध्यापका कहता है, अध्यापका यानी अध्यापक कहता है, भवान कथा पुस्तक में एकम पठितुम इच्छति, यानी कि क्या आपको पुस्तक की कथा पढ़ने की इच्छा होती है। फिर शिष्य आम अध्यापका आम कृपया, यानी कि शिष्य जो है वो कहता है कि हाँ, तो शिक्षक कहता है पढ़ो, तो पढ़ना आरंभ करना विनय को सूचित करता है। ये आपका जो है ये छोटा सा पैराग्राफ दे रखा था, इस पर बेस्ड पूछा गया है। अध्यापका आम कृपया, तो आप कहेंगे पठना आरंभम कर्तु विनयन सूचयति, पढ़ना आरंभ करता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर इस टाइप से सही हो जाएगा।
वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप इसमें दे रखे थे तो कुछ टाइप ये भी देख लिया ताकि थोड़ा-सा मिला-जुला सभी का रूप हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा संस्कृत बेस्ड होते हैं, सीटेट में देखने को मिलते हैं। यूपी टेट में अधिकतर हिंदी पर ही आधारित प्रश्न आते हैं। बाकी प्रिपेयर आपको हर चीज़ के लिए लेना चाहिए कि पैराग्राफ अगर पूछा गया तो कैसे आप चीज़ों को समझेंगे, कैसे आप करेंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक न जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन है जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार जो है वो बन गया है। 86 संशोधन, 25 संशोधन, 52 संशोधन या फिर 22 संशोधन। इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।